नमस्कार, 7 स्टार के रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं सुलभ श्रीवास्तव आज आपको ऐसे शख्स से रूबरू करा रहा हूँ जिसको हम सभी लोग ब्लड मैन के नाम से जानते हैं और उस शख्स का नाम है श्री भूपेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि सहज रक्तदान सेवा समिति ग्वालियर को संचालित करते हैं। कोविड के टाइम पे उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करी, छुप के वो सारे अपने कार्य करते रहे, अपने काम करते रहे। वो हमेशा छुप के ही काम किया है और अगर सही तरीके से देखा जाए तो रूबरू प्रोग्राम में हमारा एक मेन उद्देश्य यही था कि हम ऐसे समाज सेवी, ऐसे व्यक्ति को हम अपने 7 स्टार न्यूज़ के माध्यम से और रूबरू के माध्यम से आप सभी लोगों को उनके सामने रूबरू कराएं। नमस्कार, 7 स्टार न्यूज़ के रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच ग्वालियर के भूपेंद्र जी मौजूद है, जो कि जिनको ग्वालियर सहित पूरा भारत ब्लड मैन के नाम से जानता है। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत। आपका भी अभिनंदन है। वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भूपेंद्र जी, मेरा आपसे एक निवेदन ये है कि आपकी जो शख्सियत है, जो झलकियाँ हैं, अभी तक आपने जितने प्रोग्राम्स में जो चीज़ें करी हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देखने वाले दर्शक को आप उन सारी चीज़ों से रूबरू कराएं। देखिए सुलभ जी, सामाजिक सरोकार जो होते हैं स्वाभाविकता ना तो गिनवाए जाते हैं और उपलब्धियाँ मैं खुद अपनी कैसे बखान करूँ, लेकिन आपका अनुग्रह है तो मैं जो हमारी एक समिति है सहज रक्तदान सेवा समिति से हम लोग ये नेटवर्क स्थापित किया हुआ है। और भी कई जगह जहाँ समूह में या सोशल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम है वहाँ पे मैं अपनी दखल देता हूँ। गालब डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मैं पूर्व में सचिव भी रहा और वहाँ भी हम लोग जो वितरक बंधु हैं उनके जो समस्याएं थी उनको उठाते आए। सहज रक्तदान सेवा समिति के द्वारा विशेषकर रक्तदान और साथ में वृक्षारोपण, ये हमारी पहली पहल होती है। और उसके साथ साथ जब कोरोना काल था और हम लोग जब मैं ब्लड बैंक में कार्यरत था उस समय, तो हम लोग देखते थे, निकलते थे, क्योंकि हम लोग जो एक प्राइमरी ड्यूटी या शेड्यूल से थे, तो हम लोग देखते थे कई लोग जो आवागमन रुक गया था और कुछ मजदूर भाई हमारे यहाँ फंस गए थे, दुकानें नहीं थी, दुकानें बंद थी। तो सडनली एक प्रोग्राम हम लोग बस वितरण कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला इन बस को हम क्या करेंगे, हमारे पास खाना तो उपलब्ध हो। तो एक ये चीज़ें धारावाह चलती रहती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जो समस्या सामने आती है हमारे लिए वो एक प्रश्न बन जाती है, उसके उत्तर को हम अपने आप में ढूंढते हैं और सामने समाज के रखते हैं। भूपेंद्र जी, आपका इस क्षेत्र में आगाज़ रक्तदान में और रक्त संबंधित जो भी अपने शिविर लगवाए हैं, इसमें आपका आगाज़ कब और कहाँ से हुआ? देखिए सुलभ जी, कुछ निश्चित स्मरण में तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक पीड़ित था, हम लोग युवा थे, आज भी युवा हूँ मैं। जी जी जी, जी। लेकिन उस समय ज़्यादा युवा थे। तो एक पीड़ित को हमने देखा, उसका गैंग्रीन हुआ था, उसका पैर कटने की स्थिति थी। ओके, शुगर प्रॉब्लम। हाँ, शुगर प्रॉब्लम के कारण। और उसको तत्काल नीड था कि कैसे भी हमको 7 या 8 यूनिट ब्लड उसको परिवार को उपलब्ध करना है। परिवार के जो सदस्य थे वो लगातार क्रमशः अपना अपना ब्लड दे चुके थे, लेकिन जब उन्होंने अन्य संस्थाओं या अन्य परिवार मित्रों से या रिश्तेदारों से संपर्क करना चाहा, तो ब्लड एक ऐसी चीज़ है, देना कोई नहीं चाहता, लेना सब चाहते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ उनको तो उपलब्ध करवाया, लेकिन साथ में कुछ हमारे मित्र बंधु थे और हमारे शुभचिंतक थे। तो हम लोगों ने एक विचार किया कि ये तो एक पीड़ित है, ऐसे कई पीड़ित होंगे जो हमारी नज़र में नहीं आ पाते, उनको हम कैसे उपलब्ध करवाएं। और अच्छी बात यह है कि आज सोशल मीडिया के युग में हम लोग व्हाट्सएप पर या कहीं पर संपर्क जल्दी स्थापित कर लेते हैं और किसी से संपर्क करने के लिए हमें ज़्यादा असुविधा नहीं होती। लेकिन उस समय जब हमने ये कार्य आरंभ किया था तो हमारे पास सिर्फ फ़ोन नंबर हुआ करते थे और हर किसी के पास मोबाइल नंबर भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन सिलसिला चला, कारवा बढ़ा और आज जैसा पूर्वता था उससे बेहतर हो आ रहा है। और भी कई लोग, कई संस्थाएँ, लोग, अच्छी बात यह है कि हमारा उद्देश्य सुलभ जी यही नहीं है कि हम रक्त की उपलब्धता करवाएं,
हमारा उद्देश्य है कि रक्त की उपलब्धता के साथ साथ लोगों के रक्त के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं कि हम रक्तदान ना करें या हमारे रक्तदान करने से हमारे शारीरिक क्षति होगी, ये चिकित्सकीय रूप से बिल्कुल शोध में शामिल आ चुका है कि हमारा रक्तदान करने से हमें कोई शारीरिक क्षति नहीं होती है। तो ये लोगों को समझाएं और आज कई लोग आगे आ रहे हैं। फिर भी जो हमारी नीड है या जो ज़रूरत है उसका हम 30% ही रक्तदान के द्वारा मुहैया करवा पाते हैं। भूपेन जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि रक्तदान कौन कौन कर सकता है, और जो भ्रांतियाँ चली आ रही हैं कि साहब रक्तदान करने से मुझे वीकनेस होगी, मैं रक्तदान नहीं कर पाऊँगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों पर प्रकाश डालें रक्तदान के लिए। देखिए सुलभ जी, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है और 60 साल से नीचे है और कुछ गंभीर रोग जैसे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हालांकि हाई ब्लड प्रेशर का जो टैबलेट लेता है वो नहीं दे सकता, उसको कभी कभी यदा कदा यदि हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो रक्तदान कर सकते हैं और रक्तदान करने से उसको ब्लड प्रेशर में निश्चित ही अंतर आता है। लेकिन जो गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है और जो 18 साल से ऊपर है और लगभग 60 साल से नीचे है, एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। और अच्छी बात यह है सुलभ जी, मैं आपको बताऊं कि रक्तदान करने के जाते समय या रक्तदान जब व्यक्ति करता है तो उस समय उसके शारीरिक टेस्ट परफेक्ट होना चाहिए, तभी उसका रक्त हम लेते हैं या हमारे ब्लड में, रक्त कोशों में वो ब्लड जमा होता है। तो अच्छी बात यह है कि हम रक्तदान भी करते हैं और हमारे ब्लड चेकअप भी हो जाता है, मुफ्त में हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सामने वाले को मुझे नहीं मालूम है कि कितना लाभ होता है, बहुत असीमित लाभ है, उसकी तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। रक्त की शुद्धि आपके साथ भी होती है, आपका जो रक्त है, जो विषैला रक्त है वो शुद्ध होता है और रक्त का जो है नया संचार होता है। तो लोग जो भ्रांति रखे हुए हैं कि रक्तदान करने के बाद थोड़ा सा एक शारीरिक क्षति होती है या शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि अब तक 56 बार किया है तो उस समय स्फूर्ति और ऊर्जा उससे दुगनी हो जाती है। हाँ, और कई लोगों को हम दूर दूर तक फेंक देते हैं। ये मिथ है लोगों का, सिर्फ रक्तदान करें और लोगों को भी प्रेरणा दें कि रक्तदान करने से एक बहुत ही अच्छा एक संदेश समाज में भी जाता है। और स्वाभाविक है कि जो अति गंभीर मरीज है, जैसे कैंसर पेशेंट है या थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए हम हर समय उपलब्धता के रूप में उनको रक्त उपलब्ध करवा पाते हैं। अच्छा भूपेन जी, आप मुझे थोड़ा सा एक चीज़ पर प्रकाश डालिएगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? सुलभ जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, रक्तदान का जो क्षेत्र है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं, जैसे ब्लड कंपोनेंट्स में हमारा एचडीपी यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, ये व्यक्ति लगभग 15 से 20 दिन बाद दे सकता है। हम लोग जो अभी तक इतने संख्या में रक्तदान कर पाए हैं वो इसकी वजह से ही है कि हम लोग एचडीपी डोनेट करते हैं। रक्तदान आदमी 3 महीने में एक बार ही कर सकता है और उसके लिए उतना समय चाहिए होता है कि हम 3 महीने में रेगुलर जो रक्तदाता है वो 3 महीने के बाद ही रक्तदान करें। और जो कई बार जो है फीमेल पर्सन में एक दिक्कत आती है लोगों को, तो फीमेल पर्सन को हम लोगों ने एक उसमें दायरे में रखा है कि 6 महीने बाद वो रक्तदान करें। 6 महीने। भूपेन जी, जब आपने रक्तदान का जो कार्यक्रम बनाया और लोगों को जागरूक किया, तो उस समय पे और आज के समय में कौन कौन सी परेशानियों को आपने सामना किया और अभी आप कर रहे हैं? ये भी कहना उचित होगा कि अभी आप कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं? बिल्कुल सुलभ जी, देखिए ये एक तो मानव जीवन निमित्त है, तो इसमें परेशानियां तो स्वाभाविक है, बनती हैं। और कई बार हम लोगों के जो हमारे से उम्मीद करता है हम उसकी उम्मीद पर खड़े नहीं हो पाते। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर पर एक उनका एक दूत हूँ बस। कई बार ऐसा होता है कि दिन दिन में मैं अपने कार्यों में भी व्यस्त हूँ, लेकिन उस समय कहीं उपलब्धता होती है और हम वो उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको कमेंट करते हैं कि हम आपको रक्त की मुहैया करवाएंगे, रक्त की उपलब्धता करवाएंगे। लेकिन जब शुरुआत का समय था उस समय हमारे पास साधन उतने नहीं थे और हमारे पास रक्तदाताओं की सूचीबद्ध जो रक्तदाता हैं वो भी हमारे पास उतने नहीं थे। तो हमें लोगों को जाके उनको मोटिवेट करना होता था और उसमें सबसे पहले मैं खुद उनके सामने होता था कि देखिए मैं रक्तदान कर रहा हूँ, मुझे कोई शारीरिक क्षति नहीं हो रही है, मुझे कोई इससे पीड़ा नहीं हो रही है या मेरे को कोई कमजोरी नहीं आ रही है। तो निश्चित है आप भी युवा हैं, मेरे जैसे समकक्ष आयु के हैं, तो आपको भी इससे कोई बाधा नहीं आएगी और आपको भी कोई कमजोरी नहीं आएगी। मतलब आपने सबको मोटिवेट किया। हाँ, उस समय ज़्यादा करना पड़ता था। आज के समय हम लोग देखिए सुलभ जी, आज के समय एक व्हाट्सएप का या फेसबुक या सोशल मीडिया जो भी कहें अपन,
अलग अलग मीडिया है, मैं ज़्यादा नहीं चला पाता हूँ व्यस्तता के कारण, लेकिन उनके जरिए भी हम लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात करें तो कई लोग जो है इन सोशल मीडिया से जुड़े नहीं थे, तो उस समय लोगों को बड़ा अड़चन होती थी, तो हम उनको जो व्यक्तिगत रूप से जाके उनको घर घर जाके उनको लेके आके उनको पीड़ित के सामने रख के कि भाई देखिए ऐसे इसको ये ज़रूरत है और हमारे द्वारा ये ज़रूरत पूरी हो सकती है, तो ये किया। और सबसे अच्छी बात यह है लोगों ने साथ दिया, और आज जो नई पीढ़ी है वो काफ़ी गंभीर है। यदि उसको बताया जाए इसके परिणाम, इसके सुखद परिणाम, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। बहुत भूपेन जी, अभी आज से मैं कुछ समय पहले, करीब 2-2.5 साल पहले, जब ये त्रासदी में पूरा विश्व जूझ रहा था, जिसको हम लोग कोविड का नाम दिया था, उस कंडीशन में मैंने भी इस चीज़ को फेस किया कि बहुत जगह पे फ़ोन्स आते थे ब्लड के लिए, जैसे ब्लड चाहिए, अरेंज करना है, और आपने उस दायित्व को आपने कैसे निभाया? उस जो पीरियड आपका जो चल रहा था कोविड का, उस टाइम पे तो बहुत वाइड स्तर पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, तब आपने उन ज़रूरतमंदों को उनकी मदद किस प्रकार से करी? देखिए सुलभ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं समझता हूँ कि उस त्रासदी को हमारी पीढ़ी ने जो दंश उसका जो झेला है वो वाकई बड़े गंभीर दिन थे और बहुत ही खतरनाक दिन थे। हम लोग चूँकि आकस्मिक सेवा में थे तो हम लोगों को आना जाना बेरोक टोक था, तो कुछ सदस्य जब हम बोलते थे कि आप ब्लड बैंक चले जाइए, तो उनको स्वाभाविक है, प्रशासन का एक शक्ति थी और उस प्रोटोकॉल से तो लोग जो डोनर हैं या रक्तदाता हैं वो ब्लड बैंक तक नहीं आ पाते थे, तो हम उनको स्वयं अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से लेके ब्लड बैंक जाते थे। कई बार हमारे ये चक्कर दिन में 17 से 18 बार होते थे, आप ये देखिए। और जब सेकेंड फेस आया था कोरोना का, और दुर्भाग्य से मैं भी कोरोनाग्रस्त हो गया, तो अच्छा खासा कोरोनाग्रस्त था, लेकिन हम अपने परिवार के पास नहीं रह पा रहे थे, और मैं उस समय हॉस्पिटल में कार्यरत था। हॉस्पिटल में एक बंद कमरे में अपने आप को रख के, लेकिन फ़ोन के द्वारा लोगों को इत्तला देकर, लोगों को सामने वाले की पीड़ा या सामने वाले की मजबूरी को बताकर हम लोगों को बोलते थे, उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी करते थे कि भाई आप कैसे भी जाएं, कुछ करें और उसको पीड़ित को रक्त की उपलब्धता करवाएं। और उस समय प्लाज्मा जो था वो ज़्यादा डिमांड में था। चिकित्सकीय शोध में ये निश्चय हुआ था कि शायद जो रिकवर हुए हैं कोरोना से, उनके प्लाज्मा से उसकी एंटीबॉडीज सामने वाले की जल्दी बनेगी या जल्दी वो रिकवर होगा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी या उस पर हम संदर्भ में नहीं जाना चाहते, लेकिन उस समय जो चिकित्सकीय आवश्यकता थी तो हम लोगों ने वो उपलब्ध करवाया। तो ये चला उस समय। लोग, सबसे अच्छी बात है, मैं अपनी टीम को और अपने जो सहयोगी हैं, जो रक्तदाता हैं, उनको सदैव बधाई और सदैव शुभकामना देता हूँ इस बात के लिए कि मेरे लिए उन्होंने कभी भी आधी रात को भी मैंने उनको किसी संदर्भ में या इस रक्तदान के क्षेत्र में या किसी पीड़ित के लिए जान बचाने के लिए बात की, तो वो सहज तैयार हुए और उन्होंने मेरे आह्वान को स्वीकार किया। अच्छा भूपेन जी, अभी जो देखा गया है, जो हमारे दर्शकों ने हमें फीडबैक दिया, जो हमने स्टडी करी, उसमें ये पता लगा कि हर 40 लोगों में से केवल एक व्यक्ति रक्त देता है। ठीक है, तो उस संदर्भ में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया सुलभ जी कि 18 साल से लेकर और जो 60 साल के बीच के जो युवा है या जो स्वस्थ व्यक्ति है, उनका वजन का जो पैरामीटर है वो भी एक 52 के ऊपर क्रॉस होना चाहिए। इसी तरह से फीमेल पर्सन या हमारे जो रक्त वीरांगना है, उनको हम लोग रक्त वीरांगना कहते हैं, उनके साथ में भी यही कुछ गाइडलाइन है कि उनका ऐसे ये चीज़ें होना चाहिए। तो ये सारे करने के बाद भी हम लोगों को अथक प्रयास करते हैं कि सभी लोग जीवन में एक बार तो रक्तदान अवश्य करें। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो नीड है या जो आवश्यकता है शहर की, उसका 30 से 40% ही उपलब्ध करवा पाते हैं, क्योंकि डोनर कम है और डिमांड ज़्यादा है। लोग इतना जागरूक नहीं है कि वो खुद आए वो चीज़ें। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं सुलभ जी, अभी डेंगू का काफ़ी प्रकोप है शहर में, और काफ़ी घटते हुए क्रम में जब उसका प्लेटलेट डाउन जाता है तो उस समय
मरीज को प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती जी। है, लेकिन आपकी एक जानकारी मैं बताऊं कि प्लेटलेट्स हर कोई डोनर नहीं दे सकता। सबसे पहले उसकी भी प्लेटलेट्स 2.5 से 3 लाख होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसका मजबूत वैन होना चाहिए जिसमें हम उसको ब्लड ले सकें और वापस उसका रिटर्न कर सकें। तो ये कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें हर रक्तदाता प्लेटलेट डोनर भी नहीं बन पाता। इसलिए कई बार, जैसे मेरे पास कल ही एक डिमांड आई थी और मैं उनको उपलब्ध नहीं करवा पाया, और उनसे मैंने क्षमा याचना भी की कि मैंने कहा आज सुबह मैं कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। लेकिन रात को हम कम से कम 6 से 7 डोनर हम उनके पास भेजे, लेकिन सारे डोनर रिजेक्ट हो गए। कुछ लोग जो मेरे प्लेटलेट डोनर ही थे लेकिन उनकी प्लेटलेट कम आई। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहकर भी सामने वाले के लिए उतने प्रत्युत्तर नहीं हो पाते जितना हमारी कोशिश है या जितना हमारा संकल्प है। अच्छा भूपेन जी, मैं आपको एक चीज़ आप हमारे दर्शकों को ये बताइएगा थोड़ा सा कि जो बहुत जगह पे भ्रांति होती है कि साहब मेरा ए पॉजिटिव है तो मुझे ए ही चाहिए रहेगा या बी पॉजिटिव है। तो पहली चीज़ तो आपसे एक निवेदन मेरा ये है कि हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। दूसरी बात, ये जो भ्रांतियाँ हैं कि साहब ओ नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव ही लेगा या बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव ही चाहिए रहेगा या बी पॉजिटिव सबको डोनेट कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब रक्त का ट्रांसफ्यूजन या रक्त के चढ़ाने का ये क्रम बना, तो उस समय हमारे पास टेक्निकली या चिकित्सकीय रूप से उतनी सुविधाएं नहीं थीं। हमें कोई भी जो मल्टी डोनर कहते थे, ओ पॉजिटिव को भी कहा जाता था, ओ नेगेटिव को भी कहा जाता था, तो उसको मल्टी डोनर माना जाता था। लेकिन आज के समय उसमें माना गया कि इस ब्लड को यानी दूसरे ग्रुप को चढ़ाने से कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके चलते हुए अब बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को ही चढ़ाया जाता है। तो ये हाँ, लेकिन ब्लड बैंक में हम एक्सचेंज जो करते हैं, तो एक्सचेंज जब होता है तो कोई भी ए पॉजिटिव वाला एक्सचेंज देके बी पॉजिटिव को ले सकता है। भूपेन जी, रक्त से संबंधित जो भी बातें अपनी थी, एक लिंक से अलग हटके आप में एक शख्सियत जो है कि आप क्रिकेट टूर्नामेंट भी ग्वालियर में कराते हैं, तो आपसे ये जानकारी मैं लेना चाहता हूँ कि अब तक आप कितने टूर्नामेंट करा चुके हैं और आपके द्वारा बच्चे खेले हुए कहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए सुलभ जी, इसके संबंध में भी चर्चा करना चाहूँगा मैं। हमारा जो गालब डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन है, तो जब मैं सचिव था और हमारे अध्यक्ष जी दुर्भाग्य से आज नहीं है विपिन जी, तो हम लोग एक दिन बैठ के ये चर्चा की कि जो व्यापारी दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहता है वो हेल्थ के लिए उतना गंभीर नहीं हो पाता, तो हम उसको खेल की तरफ कैसे आकर्षित करें। तो हमने उनको व्यापारियों को, अब आप सोचिए वो बड़ा अच्छा, आपने शायद कुछ कार्यक्रम मेरे कवरेज किए हैं, तो उस समय आपने देखा होगा उन व्यापारियों को वो दौड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन कौतूहल रूप से बड़ा आनंददायक क्षण होते हैं। बहुत सही। तो हमें एक जब पहला टूर्नामेंट किया था तो मनोरंजन के साथ में हमारी फिटनेस, हमारे स्वास्थ्य, इन सबके दृष्टि में जो हम चाहते हैं, तो वो फलीभूत हुआ, कार्यक्रम सक्सेस हुआ। तो सक्सेस हुआ तो हमने कहा यार बच्चों के लिए हम आगे जो भविष्य में जो बच्चे तैयार होंगे, एक स्पोर्ट्स है और ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट ही हो, और भी जो है हॉकी या कोई भी किसी न किसी क्षेत्र में जुड़े। लेकिन चूँकि बच्चों की आजकल जो ज़्यादा जो चाव है या ज़्यादा रुझान है वो क्रिकेट की तरफ है, तो हम लोगों ने क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाना शुरू किया। अच्छा भूपेन जी, एक और शख्सियत जो आपके अंदर खूबी जिसे कहते हैं कि आप म्यूज़िक से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इतनी सारी चीज़ों की व्यवस्था के साथ में आप रक्तदान को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, आप क्रिकेट टूर्नामेंट को कैसे मैनेज करते हैं, और आप म्यूज़िक यानी संगीत को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। देखिए सुलभ जी, वर्तमान में या पहले भी मैं जहाँ कार्यरत था, आज भी जहाँ मैं सेवा दे रहा हूँ, तो मेरे जो सहयोगी हैं डॉक्टर नीलेश शर्मा, डॉक्टर राजकुमार धाकड़ और मेरा छोटा भाई डॉक्टर शिव कुमार धाकड़ जी, तो ये लोग मेरी शख्सियत से वाकिफ़ हैं जी। तो जब मैं उनको बोलता हूँ, आज भी जो कार्यक्रम था मैं उनको बता के आया, इतना देके आया कि आज ऐसा कार्यक्रम है, तो मेरे लिए कभी बाधा नहीं बनी और मुझे स्वच्छंद रखा गया कि आप अपना कार्य करिए, जो सामाजिक सरोकार की बहती गंगा में आप हाथ धो रहे हैं पूरी डुबकी लगाइए। तो एक संदेश और देना चाहूँगा कि वो दे रहे हैं खबर हवाओं में,
लहू देंगे हर किसी को, बस याद रखना दुआओं में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे खासकर दर्शकों के लिए जो आपने जो अल्फाज बोले हैं, है ना, ये दर्शकों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद धन्यवाद। भूपेन जी, इस समय जो हमारे दर्शक आपसे के सामने रूबरू हैं, आप उनसे रूबरू हो रहे हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुलभ जी, मैं आपके इस रूबरू कार्यक्रम के जरिए या इस मार्फत से मैं दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप रक्तदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, किसी भी ज़रूरतमंद के लिए, चाहे वो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं या कहीं पे भी जिनको वस्त्र की आवश्यकता है, आप जो कर सकते हैं वो करें। जहाँ पे भी नीड है आप मुझे अवश्य याद करें। यहाँ हम लोग जो सरोकार कर सकते हैं, सामाजिक सरोकार में उनको अपनी धारा पर लेके आ सकते हैं, उस पीढ़ी को आगे सौंप के आपको देना चाह रहा हूँ, आप जैसी नई पीढ़ी को सौंपना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक हर आदमी का एक निश्चित दायरा है, उस दायरे को मैं भी क्रॉस करूंगा। तो आगे आपको, आपके शहर को, ग्वालियर वासियों को मैं ये प्रण लेने के लिए कहता हूँ कि आप सभी लोग कभी न कभी रक्तदान करें, कभी एक ना एक वृक्षारोपण करें। हर समय पे जो हमारा काल है वृक्षारोपण के समय, उसमें एक ना एक वृक्ष जरूर लगाएं। भूपेन जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती समय, इतनी बिजी शेड्यूल लाइफ से अपने कीमती समय आपने हमारे दर्शकों को दिया। मैं अपने दर्शकों की तरफ से 7 स्टार न्यूज़ के जितने भी मेरे साथी लोग हैं उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुलभ जी, आपको भी धन्यवाद, आपकी सारी टीम को मेरा नमस्कार, सबको नमन। अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इस रूबरू कार्यक्रम के जरिए आप ग्वालियर और पूरे भारतवासियों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आपको मुबारक हो। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।